गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास में हम लोग ब्लड, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट तक स्टॉप किया था। इससे आगे मैं अभी कंटिन्यू करूंगी। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ब्लड को हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला, ब्लड के अंदर क्या होता है, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, एक पेल येलो लिक्विड है, फ्लूइड है। दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों होते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ये सब नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न रखिएगा और एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर प्लाज्मा में देखा जाए तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर ना आपको 90 to 92% वाटर दिखेगा। 90 से 92% आपके प्लाज्मा के अंदर वाटर है एंड 6 to 8% आपको मिलेगा बहुत सारे प्रोटीन। 6 to 8% में आपको प्रोटीन मिलेगा, जहाँ पे 3 तरीके के प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है, इसलिए मैं इतना प्रोटीन का नाम नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है। 90 से 92% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर एंड 6 to 8% प्रोटीन होते हैं। बाकी जो भी होते हैं वो आयंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। लाइक आयंस होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, ETC। तो ये सब कुछ हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। और आप समझ गए प्लाज्मा क्या है, एक येलो, पेल येलो, हल्का सा पानी जैसा लिक्विड जैसा फ्लूइड है, जिसमें आप देख ही रहे कि 90 से 92% वाटर ही होता है, बाकी कुछ परसेंट प्रोटीन और कुछ परसेंट आपके आयन वगैरह होते हैं। अब हम ना एक टर्म्स कभी कभी हमें कंफ्यूज करता है। वैसे आप में उतना एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए एज अ, देखिए एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि सीरम क्या है। ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में से यहाँ देखिए कि कुछ यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है, मैं यहाँ लिखवा दे रही हूँ, जो आपके प्लाज्मा के अंदर मिलेगा। फिब्रिनोजन जो क्लॉटिंग फैक्टर में इंपॉर्टेंट, मतलब क्लॉट करता है ब्लड का। जब कहीं भी हम लोग इंजरीज हो जाते हैं ना, तो ये ब्लड का क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। तो सीरम क्या है, प्लाज्मा में से अगर हम इस क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, मैं डायरेक्ट फिब्रिनोजन छोड़ के क्लॉटिंग फैक्टर लिखती हूँ, क्योंकि प्रोथ्रम्बिन भी हो सकते हैं। सीरम मतलब क्या है, प्लाज्मा में एक लिक्विड है, ठीक है। अगर मेरे पास एक बीकर होता है जिसमें प्लाज्मा में से इस क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो बन जाएगा सीरम। ये कितना इजी टर्म है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है। हमारे इधर कभी प्लाज्मा का टेस्ट होता है, कभी सीरम का होता है, तो कंफ्यूजन नहीं। सीरम क्या है, प्लाज्मा में से जो क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड बच जाएगा, हार्मोन्स वगैरह थोड़े बहुत बच जाएंगे, तो वो आपके सीरम हो जाते हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर को निकालना है, ओके। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए अभी ना थोड़ा सा फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता देती हूँ, इन तीनों के बारे में, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म्ड एलिमेंट क्या था, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल रेड क्यों है ये, क्योंकि हमारे पास इसमें रेड कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल, इनका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। अगर इनका देखा जाए तो हमारे बॉडी में 5 to 5.5 मिलियन इतने होते हैं। सोचिए कितना ज्यादा इनका नंबर है, ब्लड इतने हमारे बॉडी में ये होते हैं। 5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब्स होते हैं। अगर इनका देखा जाए कि फॉर्मेशन कहाँ होता है, आपको पता है हमारे जो आरबीसी रेड ब्लड सेल, इनका फॉर्मेशन बॉडी में कहाँ पे होता है। वैसे अगर इनका अलग अलग स्टेज है, जो कि आपके क्लास के लिए वेरी नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यॉर्क सेक में भी होता है, लिवर में भी होता है, अलग अलग। बट मेनली देखा जाए रेड ब्लड सेल का जो अडल्ट एज में हम लोग में होता है, रेड बोन मेरो में होता है। बोन मेरो जानते हैं ना, हमारे जो बोन के बड़ा वाला हिस्सा है, लॉन्ग वाला बोन्स, वहीं पे बोन मेरो प्रेजेंट होते हैं। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, रेड बोन मेरो में। अब इनका शेप स्फेरिकल, सर्कुलर, बाइकनकेव होता है। आपको पता है रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होते, क्यों नहीं होते, इन्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ये कैरी कर सके, अपने अंदर होल्ड कर सके, इस वजह से इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर इनका लाइफ स्पैन देखा जाए, मतलब ऐसा हम लोग के बॉडी में ना आरबीसी कितने दिन तक रह सकते हैं, फिर उनका डेथ हो जाता है। 120 दिनों तक तो वो जिंदा रहता है, 120 डेज, फिर उनके बाद उनका डेथ हो जाता है। और डेथ होने के बाद जो इनका ग्रेवयार्ड होता है ना, वो स्प्लीन को कहते हैं। ये सब आपके लिए थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा, बट फिर भी एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ये हो गया, इनका काम क्या है, फंक्शन देख लीजिए।
ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ये हेल्प करता है। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और इनके फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ये सब बताएं इंपॉर्टेंट नहीं। तो देखिए रेड ब्लड सेल का अगर हम लोग को नंबर पूछा जाए तो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। फॉर्मेशन देखा जाए तो ये रेड बोन मेरो में हमारा आरबीसी बनता है। लाइफ स्पैन इसका कितना टाइम पीरियड होता है, 120 दिनों का होता है, 120 डेज। इनका काम क्या है, तो ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, CO2 को बॉडी से बाहर निकालना। तो ये जितने भी गैसेस हो रहे हैं इसका ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो अब है नेक्स्ट WBC। WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, फुल फॉर्म पता ही होगा आपको, व्हाइट ब्लड सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का ही जो काउंट नंबर बढ़ जाता है ना बॉडी में, तो इनको हम ल्यूकेमिया, कैंसर होता है बहुत, हाँ ये होता है कैंसर बहुत हार्मफुल, जो कि अगर इसका नंबर इंक्रीज कर जाता है तो बॉडी में हो जाता है। अब देखिए इनका नंबर 5 से 5.5 मिलियन क्यूब था, इनका कितना नंबर है, मैंने यहाँ नंबर करके लिख देती हूँ तो आप सोचोगे क्या है। ये ना 6000 से लेके 8000 तक होते हैं, कितना कम नंबर हुआ इसके कंपैरिजन में। इतना ही ये मिलीमीटर क्यूब ब्लड होते हैं। इनका ना WBC का ना थोड़ा कैटेगराइज है, जैसे कि WBC को ना 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। मैं जल्दी जल्दी बता ही देती हूँ, थोड़ा बहुत मैं फंक्शन बताऊंगी बट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे ना आप WBC लिखे, इनको हम लोग ना 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है ये ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। देखिए आप जैसे सोच रहे हैं कि आपके सिलेबस में ये नहीं है फिर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि देखिए आज के टाइम में ना एग्जाम में ना थोड़ा आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है ना, टिल्टेड करके पूछता है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है बट आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, पता होना चाहिए आपको। देखिए और ज्यादा बड़ा भी नहीं है जो मैं आपको इसको इतना भी डिटेल नहीं बताऊंगी, बस ये थोड़ा बहुत पार्ट समझ लीजिए। पहला है WBC ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हो गए वो ए ग्रैन्युलोसाइट। ऐसे कौन कौन से WBC है, जैसे कि न्यूट्रोफिल, वैसे पूरा 5 तरीके के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड थर्ड वन इज बेसोफिल। ये तीनों ऐसे WBC है जो ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब है ए ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो है आपका मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट। इन सबको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस मैं वैसे ही बता दे रही हूँ। देखिए न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, इन दोनों का काम है फेगोसाइटिक, लाइक हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स आते तो उन सबसे बचाने का काम ये करते। इओसिनोफिल का क्या काम है, ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जी हो जाता है ना तो इनका नंबर इंक्रीज कर जाता है। कभी ब्लड टेस्ट कराए होंगे ना तो आपको अगर एलर्जी रहता है ना तो इओसिनोफिल का नंबर इंक्रीज दिखाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी वर्म्स या फिर किसी तरीके का इन्फेक्शन बॉडी में होने पे ये इंक्रीज कर जाता है। और बेसोफिल का काम होता है ये हिस्टामिन हेपेरिन वगैरह रिलीज करता है, इनका डिफरेंट फंक्शन है। लिम्फोसाइट जो कि आपको इम्यूनिटी में हेल्प करता है, तो इनका फंक्शन जनरल WBC क्या करता है, हम लोग के लिए सोल्जर होते हैं हमारे बॉडी के, ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये जितने भी ये सब प्रोटेक्शन में ही हेल्प कर रहा है। तो एक रह गया प्लेटलेट्स, इसको भी खत्म ही कर देते हैं। ओके, प्लेटलेट्स जिनको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इनका तो जनरल सा पता है, नंबर वैसे इन तीनों का देख रहे तो इनका भी देख लेते हैं। 1.5 to 3.5 मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड होना चाहिए। हमारे बॉडी में इससे कम नंबर नहीं होना चाहिए, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक, मतलब 1.5 लाख टू 3.5 लाख तक हमारे बॉडी में ये होना चाहिए। इनके बीच का अगर इनका फॉर्मेशन देखा जाए ये कहाँ बनता है, तो ये भी बोन मेरो में ही बनता है। इनका काम क्या होता है, तो ये ब्लड का क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।
तो ये ब्लड का हेल्प करने, क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। इन सब का लाइफ स्पैन उतना ज़्यादा नहीं होता, हमारे WBC का भी लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता, वो भी 10 से 15 दिनों में डिस्ट्रॉय मतलब डेथ हो जाता है। इनका भी 1 वीक ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा इन सब का लाइफ स्पैन नहीं होता, सबसे ज़्यादा RBC का ही होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स, जो कि आपको मैंने बताया था आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आज मैं ब्लड वेसल तक करा ही दूंगी, फिर कल से हार्ट स्टार्ट करूंगी। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आप देख लिए थे, लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 तरीके के थे, अब इसी फ्लो चार्ट में मैं तीनों का बता दूंगी। पहला है आर्टरी, आर्टरी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल्स। दूसरा है वेंस, और वेंस के ग्रुप को क्या बोलेंगे? वेन्योल्स। थर्ड वन इज कैपिलरी। तीनों लिख लिया, चलिए थोड़ा थोड़ा तीनों को समझते हैं। आर्टरी का क्या काम होता है ना, अवे, ये ना हार्ट से दूर लेके जा रहा है, तो इसको लिखेंगे अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हमारे हार्ट से दूर लेके जाता है ब्लड को। तो आर्टरी का काम क्या है? एक तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ये भी पॉइंट मैं लिख देती हूँ। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारा जो आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। दूसरा, ये अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से अवे, मतलब हार्ट के टुवर्ड्स नहीं जा रहा, अवे जा रहा है। वेंस जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट। इनका काम क्या है? ये भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट के टुवर्ड्स करेगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, तो वेंस क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो कैपिलरी है वो क्या करता है? एक्सचेंज मटेरियल का करता है। लाइक इधर से ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड, दोनों को एक्सचेंज करने का हेल्प करेगा। इट हेल्प टू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों में से एक्सचेंज करने का हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में कैपिलरी हेल्प कर रहा है। अगर इनका वॉल देखा जाए तो इनका वॉल बहुत ज़्यादा ही थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ट के अवे फ्रॉम जा रहे हैं। इनका वॉल बहुत थिन होता है क्योंकि ये टुवर्ड्स जा रहे हैं। कैपिलरी का वॉल इससे भी ज़्यादा थिन होता है, बहुत ज़्यादा ही पतला होता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया, इनमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आई होप आपको आज का क्लास क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।